आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो अपनी एक दिन की यूक्रेन यात्रा पर कीव पहुंचे। 30 साल में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर पहुंचा है और यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब यूक्रेन और रूस लंबे वक्त से युद्ध में उलझे हुए हैं और युद्ध विराम की कोई गुंजाइश भी नजर नहीं आ रही। ऐसे में मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात में संघर्ष के समाधान को लेकर चर्चा है, जिसमें भारत ने शांति बहाली के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की इच्छा भी जताई है। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हाथ मिला, गले लगाया और फिर कंधे पर हाथ रखकर ढांढस भी बंधाया। ये तस्वीरें उस पल की हैं जब मोदी और जेलेंस्की यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम पहुंचे, जहां दोनों नेताओं ने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें इसलिए भी अहम हैं क्योंकि यूक्रेन 2.5 साल से जंग की आग में झुलस रहा है और इस आग में यूक्रेन अब तक कई बेगुनाहों को खो चुका है। फिर भी रूस के साथ जारी युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से दुनिया को शांति बहाली की दिशा में उम्मीद की एक किरण नजर आने लगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यूक्रेन यात्रा युद्ध को खत्म करने में योगदान देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। साथ ही साथ विदेश मंत्री स्तर की बातचीत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की भी यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बातचीत हुई है और उम्मीद यही कि शांति बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन आना और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ उनकी बातचीत, इसका शांति प्रक्रिया पर बड़ा असर होगा। इससे शांति बहाली की उम्मीदें और मजबूत हुई हैं। शांति बहाली की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण कदम ये हो सकता है, ये यूनाइटेड नेशंस का कहना है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन दौरे से पहले ही इस बात पर जोर दिया था कि संघर्ष का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते निकाला जाना चाहिए। यही वजह है जब मोदी और जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई तो उसमें 2.5 साल से जारी युद्ध के खात्मे को लेकर चर्चा हुई। इसमें पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि शांति बहाली की दिशा में भारत अहम भूमिका निभाने को तैयार है। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक्सेलेंसी, मैं आज जब आया हूं और नेशनल डे है, मैं चाहूंगा कि हम सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखें। इसके अलावा इस बैठक में दोनों देशों के दरमियान मानवीय सहायता, खेती, मेडिसिन और कल्चरल कोऑपरेशन बढ़ाने पर समझौता हुआ।
इससे पहले जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार यूक्रेन दौरे पर पहुंचा तो इसकी खुशी राजधानी कीव में हर तरफ दिखाई दी। रेलवे स्टेशन से लेकर होटल तक पीएम मोदी के स्वागत में लोगों का हुजूम उमड़ आया। होटल के अंदर और बाहर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पहुंचे लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बना। किसी ने प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, किसी ने हाथ जोड़कर वेलकम किया और किसी ने पीएम के साथ सेल्फी ली। उन्होंने शेक हैंड किया और मैंने सिर्फ इतने लोग थे तो इतना तो टाइम नहीं दिया, बट मैंने पूछा केम छो साहब, तो उन्होंने बोला मजा में पहला। सो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सबको मिले। 10 घंटे के इतने जर्नी के बाद भी वो इतने फ्रेश थे, इतने एनर्जी थे, तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा लगा और फख्र की बात है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन की राजधानी कीव में आए और हम उनसे इतने क्लोजली, इतने नज़दीक से उनसे मिले। और हमारे यहाँ डायस्पोरा के लिए, जो इंडियन डायस्पोरा के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर मौजूद हों। इतना नज़दीक से उनसे मिलकर के एक जोश दिल में आ जाता है देश के प्रति। बहुत ही एकदम बहुत अच्छा लगा, मन गदगद हो गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पधारे, तो काफ़ी अच्छा लगा। मुलाकात हुई, एकदम करीब से मुलाकात हुई मोदी जी से। शांति बहाली को लेकर भारत की ये पहल अगर रंग लाई और रूस यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आए तो प्रधानमंत्री मोदी का 7 घंटे का ये यूक्रेन दौरा युद्ध विराम की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव की कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मथुरा समेत देश भर में तैयारियां तेज हो गई हैं। इस साल जन्माष्टमी का ये पर्व 26 और 27 अगस्त को 2 दिन मनाया जाएगा। दिल्ली के द्वारका में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और इस्कॉन टेम्पल की ओर से जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारी चल रही है। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर लोगों में ये उत्साह और उमंग अद्भुत और अलौकिक है। चाहे बांके बिहारी मंदिर में जयकारा लगाते भक्त हों या फिर दिल्ली के डीडीए ग्राउंड में जन्मोत्सव की तैयारी में जुटे लोग हों, हर कोई कृष्ण भक्ति के रंग में रंग चुका है, क्योंकि मौका श्री कृष्ण जन्माष्टमी का है। इसलिए श्री कृष्ण का हर भक्त अपने अपने अंदाज में जन्मोत्सव की तैयारियों में जुटा है। तस्वीरें दिल्ली के द्वारका इलाके के डीडीए ग्राउंड से आई हैं, जहां जन्मोत्सव के मौके पर होने वाले कार्यक्रम के लिए लोग डांस प्रैक्टिस में जुटे हैं। प्रैक्टिस करने वाले ये लोग अलग अलग पेशे से ताल्लुक रखते हैं, जो छुट्टी लेकर जन्मोत्सव की तैयारियों में शामिल होने आए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक बार फिर से आ रही है और उसकी तैयारियां आपको चारों तरफ दिखाई पड़ रही हैं। जो कृष्ण के प्यारे हैं, जिन्हें कृष्ण अपनी जान से ज्यादा प्रिय हैं, जिनके रोम रोम में कृष्ण बसते हैं, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कलाकार हैं, उनके साथ खड़े हैं। तैयारी यहाँ पर आप देख रहे हैं, हर कोई अपने परफॉर्मेंस में लक्ष्य रम गया है और इस तरह से उसको तैयार कर रहा है। जन्माष्टमी के दिन वो कृष्ण के सबसे बड़े भक्त बनकर तमाम भक्तों को आप देख रहे हैं। और ये सिर्फ भक्त नहीं है, इनमें से कई ऐसे हैं जो प्रोफेशनल जॉब करते हैं, लेकिन इस वक्त अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से ब्रेक लेकर यहाँ पहुँचे हैं। क्या आपका साउंड का थीम क्या है? मेरी साउंड का थीम है कृष्ण स्तुति, जिसमें हम कृष्ण की वंदना स्तुति कर रहे हैं। कितना बड़ा परफॉर्मेंस होगा ये? कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके लिए आप? हम इसकी प्रैक्टिस 4.5 महीने से कर रहे हैं। डीजेजेस में परफॉर्म करना, सेवा करना, बहुत ही ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये पर्व 2 दिन 26 और 27 अगस्त को मनाया जाएगा।
ऐसे में डीडीए ग्राउंड में जन्मोत्सव से जुड़ी कई तरह की तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के तहत ग्राउंड में खास तरह का गोवर्धन पर्वत तैयार किया जा रहा है, जिसके ऊपर प्रतिज्ञा कार्ड लगाए जाएंगे। ये कार्ड प्रकृति संरक्षण संकल्प के मकसद से लगाए जा रहे हैं। प्रकृति का संरक्षण इस गोवर्धन पर्वत से कैसे तय हुआ? भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन लीला की, उसके माध्यम से समाज में संदेश दिया। गोवर्धन लीला जो है प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। उसी की लीला को समझाने के लिए ये कार्यक्रम, ये गोवर्धन की लीला हम रख रहे हैं। इसके माध्यम से हम समझाएंगे, जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया तो गोपी ग्वाल जो थे, ग्वाल वालों ने अपनी लाठियां लगाई। उसी तरह गोवर्धन लीला में हम यही समझाएंगे कि गोवर्धन उठाएंगे और जितने भी भगवान कृष्ण के श्रद्धालु आएंगे, भक्तगण आएंगे, वो भी अपनी लाठियां लगाएंगे। जहां पर वो लाठियां लगाएंगे वहां पर हम एक सेंसर लगाएंगे, जिस सेंसर के माध्यम से लाइट प्रज्वलित होगी और उसके बाद हम उनसे संकल्प करवाएंगे कि हम भी प्रकृति का संरक्षण करें। डीडीए ग्राउंड के अलावा द्वारका के ही इस्कॉन मंदिर में भी 5251वें श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर खास तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि कान्हा के श्रृंगार के लिए खास आभूषण, वस्त्र और फूलों की मालाएं तैयार की जा रही हैं। इतना ही नहीं, भोग के लिए 18,000 व्यंजनों की व्यवस्था की जा रही है। जन्माष्टमी को लेकर कमोबेश ऐसी ही तैयारी नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी चल रही है। द्वारका के इस्कॉन टेम्पल में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं जन्माष्टमी के लिए। आप तमाम महिलाओं को देख रहे हैं जो कि फूल, माला, वो चीजें सब तैयार कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लगभग 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। 18,000 तरह का भोग भगवान को लगाया जाएगा और साथ ही साथ 100-100 किलो के 2 केक भी काटे जाएंगे। बहुत सारे जो फूल हैं वो भी अलग अलग देशों से मंगाए जा रहे हैं। बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, ऐसे देशों से फूल मंगाए जा रहे हैं। हम इस प्रकार से सोचते हैं कि हम किस प्रकार से भगवान की सेवा कितनी अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो 26 तारीख को जो भगवान का जन्म दिवस है, उस दिन भगवान को जो हम गिफ्ट देंगे, उन गिफ्ट को हम पहले भगवान को दिखाएंगे और अधिवास उत्सव के रूप में वह मनाया जाएगा 25 तारीख की शाम को। एक झलक हम आपको यहाँ पर फिलहाल दिखा रहे हैं और इस तरह का जलसा, जश्न लगातार बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा जन्माष्टमी के दिन। और लोग किस तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी संख्या आप देख रहे हैं। ये संख्या अभी कुछ भी नहीं, ये तो रोज के दर्शन है। जन्माष्टमी के दिन 5 लाख के आसपास श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे और उनके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी की हम बात करें तो बाहर मेन रोड पर पहले से ही जो बैरिकेडिंग है वो कर दी गई है। बाहर एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया है, वहाँ भी तरह तरह के कार्यक्रम होंगे और उन सब कार्यक्रम के बीच में ही तमाम जब दर्शक श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे तो वो भी लम्हा उनके लिए बेहद खास होगा। अलग अलग तरह के व्यंजन बनाए जा रहे हैं, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, केक, पेस्ट्रीज, तमाम तरह की वो सभी चीजें जो शाकाहार में आती हैं, उन सभी व्यंजनों का यहाँ पर भोग भी लगाया जाएगा। तो ये तो बस झांकी है, असली जलसा अभी बाकी है। कान्हा की नगरी में भी जन्मोत्सव से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कान्हा के तमाम प्राचीन मंदिरों की सजावट, श्रृंगार, आरती, भोग और दर्शन को लेकर तैयारी कर ली गई है। इस वर्ष हमारे बांकी बिहारी मंदिर में 27 अगस्त मंगलवार को मनाया जाएगा। प्रतिदिन जैसे दर्शन खोलते हैं वैसे ही ठाकुर जी के 27 तारीख को भी दर्शन खोलेंगे। शयन आरती के पश्चात रात्रि में 12 बजे श्री बिहारी जी महाराज का महा जन्माभिषेक होगा। तदुपरांत ठाकुर जी को विशेष रूप से तैयार की गई पीली पोशाक धारण कराई जाएगी। ठाकुर जी का विशेष रूप से भोग लगाया जाएगा। 2 बजे साल में एक बार होने वाली मंगला आरती का आपको दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में पूजा पाठ के अलावा जगह जगह श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन और दही हांडी का आयोजन भी होता है, खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में, जिसमें हर आम और खास बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। दिल्ली से मनीष चौरसिया और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे।
अब बात करेंगे झूठ पकड़ने वाली मशीन की, जिसका इस्तेमाल आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या का सच जानने के लिए होगा। कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, 4 ट्रेनी डॉक्टर्स के अलावा आरोपी संजय रॉय के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी मिल चुकी है। इस मामले में हकीकत की तह तक पहुंचने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट कितना कारगर साबित हो सकता है, इसको समझने के लिए गुड न्यूज टुडे की टीम ने पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की है। पूरे देश में इन दिनों कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए उस जघन्य अपराध की ही चर्चा है, जिसने देशवासियों को अंदर तक झकझोर दिया है। हर आदमी 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात की पूरी सच्चाई जान लेना चाहता है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। और इसी जांच के तहत पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अलावा दूसरे 4 डॉक्टरों के लिए भी पॉलीग्राफ टेस्ट का सहारा ले रही है। जांच एजेंसी को भरोसा है कि पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर मशीन के जरिए सच सामने आ जाएगा। पॉलीग्राफ टेस्ट से ये पता चल जाएगा कि कौन सही और कौन झूठ बोल रहा है। आम लोग इस पॉलीग्राफ टेस्ट की बारीकी समझते नहीं। आखिर इस टेस्ट के जरिए सच कैसे पता चलता है, ये समझने और आपको समझाने के लिए जीएनटी की टीम पहुंची ग्रेटर नोएडा के एक मशहूर अस्पताल में और पॉलीग्राफ टेस्ट की पूरी प्रक्रिया को समझा। पॉलीग्राफी टेस्ट या लाइट डिटेक्शन किस तरीके से ये होता है और कैसे इसको किया जाता है और क्या इसका फायदा मिलता है एजेंसीज को जब ये होता है। हम आपको एक डेमो दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे होता है। आप ये देखिए, हमारे ही साथी हैं ये, जिन्हें यहाँ पर लिटाया गया है। तमाम मशीनें इनसे जोड़ दी गई हैं। ये आप देखिए, सब मशीनों से इन्हें जोड़ दिया गया है। इनसे अब सवाल पूछी जाएंगे। जो तमाम एक्सपर्ट की टीम है, जिसमें मनोचिकित्सक, न्यूरोलॉजिस्ट, सभी लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। और अगर कोई केस का अगर होता है तो केस का आईओ भी दूर से इसको देख सकता है। जो तमाम सवाल होते हैं वो पूछने की जिम्मेदारी मनोचिकित्सक की होती है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान लाई डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में झूठ पकड़ने वाली मशीन कहते हैं। इसमें न्यूमोग्राफ, कार्डियोवास्कुलर रिकॉर्डर, गैल्वेनोमीटर और रिकॉर्डिंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है। इन सभी मशीन से संदिग्ध या आरोपी को जोड़ा जाता है ताकि सवाल पूछने के दौरान उसकी दिल की धड़कन, सांस लेने की दर, स्किन पर होने वाले बदलाव पर नजर रखी जा सके। जो हमारे पास ये जो पैराफर्निलिया जो हमने लगाया, जिसमें हार्ट रेट मेजर करते हैं हम, रेस्पिरेटरी रेट यानी जो सांस की गति है उसको मेजर करते हैं हम, और फिर कुछ स्किन रिस्पॉन्स होता है जिसको सिंपैथेटिक स्किन रिस्पॉन्स होता है। उससे जैसे आम भाषा में जिसे कहते हैं कि यदि आप घबराए हुए हैं तो आपका पसीना निकलता है ना। फिर कुछ बॉडी मूवमेंट्स होती हैं जिससे ये पता चलता है कि व्यक्ति एंग्शियस है। तो हम कुछ इन 4-5 चीज़ों का मिश्रण से हम कुछ डिड्यूस करते हैं कि ये व्यक्ति सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। सो इन शॉर्ट दिस इज व्हाट वी कॉल एज पॉलीग्राफी। इसके बाद संदिग्ध या आरोपी से सवाल पूछने का सिलसिला शुरू होता है, जिसकी शुरुआत नॉर्मल सवालों से ही होती है। फिर केस से जुड़े सवाल एक एक कर पूछे जाते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट की इस प्रक्रिया से हमारे सहयोगी भूपेंद्र चौधरी को भी गुजरना पड़ा। भूपेंद्र जी, आप जिम जाते हैं? हाँ जी, जाता हूँ। जिम जाते हैं आप? हाँ, जाता हूँ। ठीक है। आप सुबह कितनी देर वॉक करते हैं? मैं जो है वॉक करते हैं कि नहीं, पहला तो सवाल ये है। करता हूँ। वॉक करते हैं आप? ठीक है। तो आप, हाँ, तो भूपे आप बताएं कि ये जो सवाल के जवाब सही थे कि गलत थे? ये मैंने झूठ बोला था। हाँ, तो जैसे देखें तो झूठ बोलने की वजह से अब आप देख रहे हैं जैसे इनका 95-96 हो गया। वैसे तो देखिए ये तो इन्होंने बहुत लाइटली झूठ बोला है अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो। पर जब कोई व्यक्ति जिसका किसी क्राइम के लिए उसका अगर चेक किया जा रहा है तो ऑब्वियसली द रिस्पॉन्स विल बी मच वाइडर, मींस 100 से ऊपर, 110 के ऊपर चला जाना चाहिए, है ना। तो इसी तरह रेस्पिरेटरी रेट भी होता है, वो भी बढ़ जाता है। फिर कुछ मूवमेंट जो होती है वो हो जाती है। सिंपैथेटिक स्किन रिस्पॉन्स को अभी ऐसे हम टीवी ऐसा नहीं दिखा सकते, उसका प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो फिर उन सब की एक डॉक्यूमेंट करके फिर ये डिटेक्ट किया जाता है कि ये शायद सही बोल रहे हैं, गलत। सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए कभी कभार सवाल और जवाब का ये सिलसिला काफी लंबा खींच जाता है। इस दौरान संदिग्ध या आरोपी सवाल टालने की भी भरसक कोशिश करता है। भूपेंद्र जी, आप अपनी नौकरी से खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं? ठीक है।
मैं भी कह रहा, जैसे मशीन लगी हुई, से सर पे एक दबाव सा बढ़ता है। हाँ, ऐसा पड़ रहा है आपको? सर में मतलब दबाव सा महसूस हो रहा है। टेंशन सी फील हो रही है? ऐसा लगता है सर में बहुत भारीपन सा। भारीपन सा। ये टेंशन की वजह से भी होता है क्या? क्योंकि ऐसी कोई मशीन की वजह से भारीपन तो नहीं होना? नहीं, अब वो देखिए, ये तो हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है किसी सिचुएशन से वो करने की। जैसे इनको ये सब मशीन वगैरह लगाई गई तो उसकी वजह से इनको अगर कुछ मिनिमल सा कुछ स्ट्रेस या कुछ हुआ तो उसकी वजह से भी कुछ फ्लक्चुएशन आ सकता है। तो यूजुअली जब ये जो टेस्ट होता है उसमें वो सब चीज़ों को, जो ये सब जो फॉल्स नेगेटिव या पॉजिटिव वाली जो चीज़ें होती है उसको पहले रूल आउट कर लिया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट की तुलना में नाको टेस्ट के दौरान व्यक्ति को ट्रुथ सीरम नाम की दवा का भी इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो आधी बेहोशी में बगैर झूठ बोले सवालों का जवाब दे। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जो अपने आप ही इसके टेस्ट रिजल्ट्स को अफेक्ट करती हैं। इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं। जैसे हम कॉमन भाषा में एक इंजेक्शन होता है जिसे हम ट्रूथ सीरम बोलते हैं। इंजेक्शन थायोपेंटोन होता है, पेंटोथाल। उसको देने से कुछ हद तक पेशेंट के ब्रेन की कंट्रोल पेशेंट के हाथ से निकल जाता है। तो हम उस कंडीशन में जब पेशेंट से सवाल पूछते हैं तो काफ़ी हद तक हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि पेशेंट झूठ नहीं बोल पाएगा। पॉलीग्राफी में हम ड्रग नहीं देते। पॉलीग्राफी में सिर्फ हम पेशेंट से सवाल जवाब करते हैं और पेशेंट के मेनली ये 4 वाइटल पैरामीटर्स हम ऑब्जर्व करते हैं थ्रू आउट द इंटरव्यू, और उसमें जो वेरिएशंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करके हम ये एनालाइज करते हैं कि जो पेशेंट ने सवालों के जवाब दिए वो सही थे या झूठ थे। पॉलीग्राफ टेस्ट या नाको टेस्ट के परिणामों को 100% सही नहीं माना जाता। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान दिए गए बयान को संदिग्ध या आरोपी का आधिकारिक कन्फेशन नहीं माना जाता है। अदालत की कार्यवाही के दौरान भी ये स्वीकार्य नहीं होता है। हालांकि पॉलीग्राफ टेस्ट की मदद के बाद में पुलिस या जांच एजेंसी कोई सबूत खोज लेती है तो वो अहम साबित हो सकता है। कोलकाता कांड में सीबीआई को भी पॉलीग्राफ टेस्ट से यही उम्मीद है। ग्रेटर नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब चलते चलते बात हीरे की, एक ऐसे डायमंड की जिसे दुनिया का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा डायमंड कहा जा रहा है। और ये हीरा 2492 कैरेट का है। इसे बोत्सवाना में एक कैनेडियाई माइनिंग कंपनी ने खोजा है। और उसकी आपको ये भी बात बता दें कि दुनिया में जितने भी हीरे निकलते हैं उसका 23% बोत्सवाना से ही आता है। और इस हीरे को बोत्सवाना की राजधानी गैब्रोन से करीब 500 किलोमीटर दूर मौजूद कैरो खदान से निकाला गया है। और जहां तक दुनिया के सबसे बड़े हीरे की बात है तो 1905 में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया था। साउथ अफ्रीका में मिला ये हीरा 3106 कैरेट का था। 1 कैरेट में 200 मिलीग्राम होते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह हीरा कितना बड़ा था। 2019 में भी करीब 1758 कैरेट का हीरा खोजा गया था जिसे फ्रांस की फैशन कंपनी लुई विटॉन ने खरीद लिया था। और 2017 में 1111 कैरेट का हीरा 444 करोड़ रुपए में बिका था। और अगर उस हिसाब से भी देखा जाए तो यह हीरा हीरे के साइज से दोगुने से भी बड़ा है। इसीलिए उम्मीद लगाई जा रही है कि यह हीरा 1000 करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। हालांकि केवल अनुमान है और हीरे की असली कीमत कहते हैं ना कि इसे खरीदने और परखने वाला ही जानता है। अच्छी और सच्ची खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।